हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। हम लोग जो क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर चला रहे थे, हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका ये लेक्चर नंबर सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट में बहुत सारी बातों को किए थे और वो लेक्चर उतारवाद पर आकर के समाप्त हुआ था। ठीक, ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में डायरेक्ट हम 10th पे नहीं आए हैं, पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर के अंदर आएंगे। ठीक, क्योंकि जब तक आपको 9th का पता नहीं होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, कहाँ से आया है, तब तक आप लोग इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है कि आप लोग को पिछला आना चाहिए, तभी आगे की चीजें कनेक्ट हो पाती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में, मतलब 1789 में। ठीक, अब बात यह है कि क्रांति और आंदोलन दो चीज होता है। ठीक, क्रांति और आंदोलन में फर्क क्या होता है? जैसे अगर हम किसी चीज के लिए अपनी मांग को उठा रहे हैं, अगर किसी मांग को अपनी किसी मांग के लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपनी किसी मांग के लिए क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, उनका किसी चीज को लेकर के मांग है, तो वो सरकार के खिलाफ, सरकार से क्या कर रहे हैं, उस चीज को बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं उसके लिए, तो वो है आंदोलन। ठीक, लेकिन वही आंदोलन जब हिंसा का रूप ले ले तो उसको उसको कहते हैं क्रांति। मतलब आवाज उठाते उठाते पुलिस लाठीचार्ज हो जाए, झगड़ा हो जाए, हिंसा का रूप ले ले, तब उसी को हम क्या कर देते हैं, क्रांति। तो फ्रेंच का जो राजा था लुई 16, ये जब राजा था, ठीक है, तो इसके समय में जो फ्रांस था वो 3 स्टेट में था। देखिए, अब यहाँ पर इंग्लिश हिंदी से कोई ज्यादा मतलब नहीं, स्टेट को स्टेट ही कहते हैं, ESTATE। ठीक, ESTATE ऊपर भी लिखा है। तो लुई 16 जो था उस समय 2 स्टेट में, सॉरी, फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फर्स्ट स्टेट में पादरी लोग आते थे। पादरी हम उनको कहते हैं जो लोग चर्च से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो लोग किससे संबंधित होते थे, चर्च से। इनको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता था, आराम से रहते थे। द्वितीय स्टेट में वो लोग, या सेकेंड स्टेट में वो लोग आते थे जो कुलीन या लैंडलॉर्ड लोग थे। ठीक है, वो लोग आते थे। ठीक, थर्ड स्टेट में जो गरीब हैं, किसान हैं, काश्तकार हैं, बूदास हैं, ये लोग आते थे। अब इन दोनों लोग को टैक्स नहीं, टैक्स इनको देना पड़ता था। 2 टाइप का, एक था टाइद, एक था टाइल। ठीक है, तो एक तो इनके पास, एक तो ये वैसे ही गरीब है, दूसरा इनको टैक्स देना पड़ रहा है, तो इनका जो आर्थिक स्थिति है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, खराब होगा। ठीक, जब आर्थिक स्थिति खराब होगी, खाने को पैसे नहीं रहेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, क्रांतियां करेंगे। ठीक है, तो एक बार का कहानी, मतलब एक छोटा सा किस्सा है, उसको सुन लीजिए। जैसे इन लोगों के पास पैसा नहीं था, और दिक्कत ही था कि जो राजा था, राजा अपने शानो शौकत में इतना खोया हुआ था कि इसको दिक्कत होता था, तो ये थर्ड स्टेट वालों पे टैक्स लगा देता था। भाई टैक्स एक तो जितना है वही नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर से आप और टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो लोग कहाँ से दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन उस समय के लोग बोल भी नहीं पा रहे थे कुछ। वो धीरे 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 क्या हुआ कि लोगों में गुस्सा भरते 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 वो एक क्रांति का रूप ले लिया। ठीक, इसलिए देखते हैं। तो लुई 16वां जो था, सॉरी, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो लुई 16वां की पत्नी थी रानी एंतोइनेट। रानी एंतोइनेट एक बार क्या कर रही थी, रोड से जा रही थी। तो जब ये रोड से जा रही थी तो जो गरीब जनता थी वो रोड पे थी और रानी से रोटी मांग रही थी। तो रानी का कहना था कि भाई रोटी नहीं है तो ब्रेड दे दो। ठीक है, मतलब उनको लगा कि रोटी खाने का इनका मन नहीं है, भाई उनके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, और एंतोइनेट को ये लग रहा है कि उनका मन नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो वो कहीं कि रोटी नहीं है तो ब्रेड दे दो। तो ये दिक्कत था। आगे जा करके क्या हुआ कि जब गुस्सा बहुत ज्यादा भरता गया, तो एक समय आया जब लोग क्या किए, राजा के खिलाफ क्रांतियां करने लगे, अलग अलग क्लब बनाने लगे, जैसे जैकोबियन क्लब उनमें से एक बहुत फेमस क्लब है। ठीक है, तो वो लोग बनाने लगे। अब राजा उन सब चीजों को रोकने के लिए क्या किया, अपने आर्मी को भेज दिया। ठीक है, आर्मी भेजा और बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। ठीक है, और कब्जे में करके बास्तिल नाम के किले में जाके रख देता था। ठीक है, बास्तिल किला पर। तो फिर उसके बाद औरतें आई, लगभग 7,000 औरतों ने टाउन हॉल में इकट्ठा होकर के वो बास्तिल के दुर्ग के ऊपर क्या कर दी, मतलब बास्तिल की तरफ जाकर के वहां पर उस दुर्ग पर आक्रमण कर दी, अटैक ऑन बास्तिल फोर्ट। ठीक, जब बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण की तो 4 अगस्त 1789 को वो टैक्स खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग बास्तिल पे दुर्ग पे आक्रमण करने के बाद राजा की तरफ जा रहे थे। तो राजा कहा ठीक है, मतलब डर गया, और वो टैक्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना।
ठीक है, मतलब संविधान बना। लेकिन इस संविधान में क्या था कि भाई जो वोटिंग का राइट्स होगा वो अमीरों को होगा, वोटिंग राइट गरीब मतलब जो पुअर लोग होंगे उनको नहीं होगा। ठीक है बात, ये दिक्कत था। तो इससे और भी जनता को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, जो गरीब जनता थी, भाई अमीर है तो उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिल रहा है, तो अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कहाँ मिली है सबको, ठीक है, या सब लोग अपना मतलब समानता वाला भाव कहाँ से आया है। देखिए उसके बाद अप्रैल 72 में दिक्कत, यहाँ पर एक बात सुन लीजिए। देखिए फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वो बोल तो दिया था कि भाई हम संविधान लाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं था उसके अंदर कि भाई राजतंत्र कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो लुई 16वां था एक निरंकुश राजा था। ये कैसा राजा था? निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई अंकुश न लगाया जा सके। निरंकुश किसको कहते हैं? जिसके ऊपर कोई अंकुश न लगाया जा सके। ठीक, तो ये अपना राजतंत्र कायम रखना चाहता था। ये क्या करना चाहता था? अपना राजतंत्र कायम रखना चाहता था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये एक तो निरंकुश राजा था, मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता है, और दूसरा ये अपना राजतंत्र कायम करना चाहता था। लेकिन संविधान के या कॉन्स्टिट्यूशन के आने की वजह से क्या हुआ, इसका जो राजतंत्र था वो खत्म हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं प्रशा से बात कर रहा था कि भाई यहाँ पर आक्रमण कर दो और इन लोगों को दबा दो, ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है, गुप्त बात चल रहा था उसका। तो ये बात कहीं से नेशनल असेंबली को खबर लगी और नेशनल असेंबली ने घोषणा कर दी कि प्रशा और राष्ट्रीय का युद्ध होगा। ठीक है, युद्ध हुआ। 1792 में राजा को बंदी बना लिया गया, मतलब राजा को, किंग को पकड़ लिया गया वहां के। 21 सितंबर में फ्रांस गणतंत्र हुआ, मतलब फ्रांस रिपब्लिक हो गया। ठीक, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। फिर 1793 में राजा को क्या दे गई? फांसी दे दी गई। अब 1793 के बाद जो समय आया वो आया मैक्समिलियन रॉबिनस्पियर का। मैक्समिलियन रॉबिनस्पियर एक साल का, मतलब एक साल शासन किया, लेकिन उस एक साल के शासन को हम आतंक का शासन, मतलब आतंक का काल कहते हैं। ठीक है, लिखा नहीं है, लेकिन उस एक साल के काल को आतंक का काल कहते हैं। कारण ये था कि कोई भी मैक्समिलियन रॉबिनस्पियर के खिलाफ जाता था तो वो उसका गिलोटिन करा देता था। गिलोटिन, इसका हिंदी इंग्लिश सेम नाम है, गिलोटिन को गिलोटिन ही कहेंगे। ठीक है, देखिए करता क्या था कि जैसे नीचे ऐसे सर रखने के लिए बना था और ऊपर ऐसे ब्लेड था। ठीक है, तो कोई भी उसके खिलाफ जाता तो वहां पे सर रखता और ऊपर से वो धारदार ब्लेड गिरा देता, जिसकी वजह से उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता था। ठीक है, तो इसकी सजा को गिलोटिन कहते थे, जिसको कौन लगाया था? मैक्समिलियन रॉबिनस्पियर। ठीक, एक साल हुआ तो वहां के संविधान द्वारा इसको दोषी ठहराया गया और इस राजा की को भी यही सजा दी गई, किसकी? गिलोटिन की। ठीक, फिर कुछ वर्ष का गैप हुआ, फिर 1804 में आया नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, यही आप लोग को पढ़ना है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज सीबीएसई बोर्ड वाले थोड़ा सा देख लेंगे कि देखिए यहाँ पर हम बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखे हैं। कारण ये है कि ये एक मतलब ये कहानी टाइप का था। ठीक, इसमें आपसे कुछ पूछेगा नहीं, या मतलब इसमें कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, अभी जब हम नेपोलियन को बता रहे हैं तो इसमें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देंगे। ठीक है, और स्टेट को स्टेट ही कहेंगे, अमीर को आप लोग को पता ही होगा, ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिया कहेंगे इसमें। अच्छा, एक चीज और, एक है गणतंत्र। थोड़ा सा ही समझ देते हैं इस चीज को ना, कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क है। देखिए गणतंत्र को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक। और लोकतंत्र को डेमोक्रेसी। देखिए लोकतंत्र इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक, ये जो डेमो से मतलब जो डेमोस है, डेमोस का मतलब होता है मतलब जनता। ठीक है, और क्रेसी का मतलब होता है शासन से, मतलब जहां पर जनता का शासन है वहां पर क्या है? लोकतंत्र है। ठीक, समझ में आ रहा है? जहां पर जनता का शासन है उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो इसका नाम लिखी थी डेमोक्रेसी। ठीक, अब गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र, इसका मतलब भी होता है गण माने लोग, तंत्र माने लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। लेकिन इसमें एक बात और है, लोकतंत्र में तो ये है कि जनता का शासन है,
लेकिन गणतंत्र में जनता का शासन तो होगा, साथ में जो राज्य का प्रमुख होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा इसका चुनाव होगा। इसका क्या होगा? चुनाव होगा। ठीक है, यह वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, जो स्टेट का हेड होगा उसका चुनाव होगा, यह वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है लोकतंत्र और गणतंत्र में। गणतंत्र को इंग्लिश में हम रिपब्लिक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक। ठीक,